हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम आगे एग्जांपल्स कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया बेटा BeCl2 का। Be में बेरिलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, क्लोरीन के आपने 7 बनाए, जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं CO2 की बात करूँ तो कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, 180 डिग्री, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 पाए और 2 क्या हो गए, सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी दोनों की, sp। इसी तरह से आप इनके अंदर भी नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ बेटा N3 नेगेटिव की। तो नाइट्रोजन आपका पता है बच्चा 3 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इधर नाइट्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन बनाए तो इस पे आ गया क्या बच्चा, नेगेटिव चार्ज। और इस नाइट्रोजन ने कितने बनाए, 2 इधर और 2 इधर, टोटल 4, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर तो N3 के ऊपर सिर्फ एक नेगेटिव मैंने लगा रखा है और इसके अंदर 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव आए हुए हैं, तो बेटा एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा एक नेगेटिव से और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या रह जाएगा, सिर्फ माइनस, ठीक है। तो आप अगर इसकी हाइब्रिडेशन देखेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, कितने हैं यहाँ पर, 2 सिग्मा है, तो क्या हो जाएगी, sp, ठीक है। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन सेंटर एटम की निकलती है, टर्मिनल्स की नहीं निकलती, तो इसकी नहीं निकलेगी और इसकी भी नहीं निकलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटे हम इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रिजोनेटिंग में सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये आपके पास सिंपल है, नाइट्रोजन, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब बेटा नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटे, अप हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं बना सकता। तो हमने माना कि इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसने ऑटोमेटिकली अपने दिए। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ आके कन्वर्ट होएगा बॉन्ड में, तो बॉन्ड बन गए बेटे कितने, 3, ठीक है, और नेगेटिव खत्म। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2, और नाइट्रोजन पे कितना है बेटे, ऑटोमेटिकली प्लस। क्लियर होगी मेरी बात। ये चीज अपोजिट भी हो सकती थी, इस डायरेक्शन में भी आ सकता था, तो इस डायरेक्शन में आएगा तो इधर क्या आ जाएंगे बेटे, ट्रिपल चार्ज, इधर सिंगल, इधर +1 और इधर क्या आ जाएगा, -2। क्लियर। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं मैं बेटे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1+, इधर से लेंगे, आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो अगर नंबर ऑफ में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स निकालूं तो कितने हैं बेटे, सिग्मा बॉन्ड 2 हैं बेटे। इसी तरह से नंबर ऑफ में अगर पाई बॉन्ड्स निकालूं तो पाई बॉन्ड्स पे कितने हैं बेटे, यहाँ 2 है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो मुझे 1+ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, 2 बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, तो 2/2 कितना हो गया, 1। तो आंसर आ गया 2, 1+1 दैट इज 2। तो दिस इज ऑल अबाउट योर N-3। इसी तरह से हम आगे लेते हैं बेटे एग्जाम्पल्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, मैं आपको ये पहले ही करा चुकी हूँ। बीच में B है बेटे और 3 है तो 3 X लगा रही हूँ मैं, X यहाँ पर कोई भी हेलोजन हो सकता है। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटे, 3 ही होते हैं, तो तीनों के तीनों यूज हो रहे हैं, तो बोरॉन के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बेटे, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 क्या होंगे बच्चे यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी 3 के केस में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बन डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव, O नेगेटिव, तो सिग्मा 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 पाए, या स्टेरिक नंबर देख लीजिए, यहाँ पर बॉन्डेड एटम कितने नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 और 1 3, लॉन पेयर कितने हैं बेटे, 0, तो 3 + 0 स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2। BO3 नेगेटिव में बेटे सेम, बॉन्डेड एटम इज इक्वल टू कितने हैं, 3, 1 2 और 1 3, लॉन पेयर कितना है बेटे, 0, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया बच्चे, 3 + 0 3, तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी बेटे, sp2। इसी तरह से बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास होते हैं बेटे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 3, तो ये 3 बन गए बेटे। तो इसने O के साथ और बनाना है तो उसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट। तो बेटा यहाँ पर बॉन्डेड एटम कितने हैं, बॉन्डेड एटम इज इक्वल टू 3, लॉन पेयर एक भी नहीं है तो 0, तो बच्चा 3 + 0 केस क्या हो गया, 3 का sp2। इसी तरह से बेटा यहाँ पर CH आप लिख सकते हैं सिंपल C2H4, ठीक है। तो कार्बन बेटे कितने बॉन्डेड है, 1 2 और 1 3, 3 बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड एटम कितने हो गए यहाँ पर 3, लॉन पेयर कितने हैं राजे 0, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया 3, तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी sp2। इसी तरह से मैंने CCN की 4 लिया,
तो बेटा C2CN4, C2 लगाए बेटे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। एक CN ऐसे जुड़ा है, एक CN ऐसे जुड़ा है, इसी तरह से एक CN इधर और एक CN इधर। डन। तो सेंटर एटम कौन कौन से है, मैं राउंड कर रही हूँ, एक ये है बेटे, एक ये, दो, तीन, चार, पांच और एक छह। आप इन सब की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लगभग सभी की हाइब्रिडाइजेशन आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, sp2 मिलेगी, करेक्ट। देखो आपको दिख रहा है बेटे, हर एटम किससे जुड़ा हुआ है, दो एटम से। तो बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, टू। अलोन पेयर कितने हो गए, एक भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉन्डेड एटम कितने हैं, सिर्फ एक इधर कितने हैं, दो। तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, sp। इसी तरह से इसकी कितनी हो जाएगी, बॉन्डेड एटम कितने हैं बेटे, एक इधर नाइट्रोजन और एक इधर। तो दो एटम में कितनी हो जाएगी, sp। इसके देखो, एक दो और एक तीन, तीन है तो sp2। इसकी बेटे एक दो और एक तीन, sp2। इसकी बेटे एक इधर बोलो, sp। इसकी बच्चा एक और एक दो, sp, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बेंजीन की लूं बच्चा, तो बेंजीन मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो मैंने राउंड लगाए हैं ये सभी मेरे कार्बन हैं, ठीक है। ये मेरे कार्बन है, तो कार्बन की देखो बेटा कितनी होगी, एक इधर बॉन्ड ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, दो। और एक सभी के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटे, हाइड्रोजन। क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, करेक्ट। तो अभी देखते हैं हाइब्रिडेशन कितनी है। इसके साथ एक ही जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ है, एक जो जुड़ा हुआ है, तो सबकी क्या होगी, sp2 होगी। ध्यान से देखिए, ये कार्बन है बेटा, एक इधर वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक नीचे वाला कार्बन जुड़ा हुआ है और एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने हैं इसके लिए, एक दो और एक तीन। तो तीन के केस में क्या होती है बेटे, आपकी sp2 होती है, ठीक है। एनाइंस ऑफ बोरेक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोरेक्स का फॉर्मूला लिया, Na2B4O7 डॉट, कितना H2 है बेटे, 10H2O, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, B4O5 OH की 4 2 नेगेटिव। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर अब दिमाग में स्ट्रक्चर छप जाना चाहिए। बोरॉन लगाए बेटे आपने चार, हाँ जी बेटे, ध्यान देंगे हम बोरेक्स के लिए। बोरेक्स के लिए अगर हम बात करें बेटे, बोरेक्स कितने कितने बोरॉन लगाने हैं आपको, चार बोरॉन लगाने हैं। तो आपने ये चार बोरॉन लगाए। अब हर बोरॉन को किससे कनेक्ट करना है, ऑक्सीजन से। डन। कितने हो गए, वन टू थ्री फोर। अब एक और आप कनेक्ट कर दीजिए, फाइव। बात समझ आई, B4O5 आ गया। उसके साथ आपको कि देखो क्या बोला है फॉर्मूला, B4O5 और OH है साथ में, कितने बेटे, फोर और -2, ऐसे है ना। तो अब बच्चा O4 कितने, OH कितने लगाने हैं, फोर लगाने हैं। तो जितने भी बोरोन है उनके साथ लगा दीजिए। ये बात समझ आई। बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है, तीन। तो बेटे बोरॉन बॉन्ड कितने बना सकता है, तीन। ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है बच्चा। तो यहाँ पर बोरॉन ने कितने बना रखे हैं, एक दो और एक तीन और एक चार। तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ कितने बना रखे हैं, चार। तो इस पे भी कितना आ जाएगा, माइनस। बात समझ आई। क्यों, क्योंकि ये OH ने कोऑर्डिनेट बनाया होगा इस तरह से, आप ये कह सकते हैं। या वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप सिर्फ सिंपली स्ट्रक्चर पढ़िए, इसका स्ट्रक्चर। अब बच्चे इस बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक दो तीन और एक चार। चार बॉन्ड का मतलब चार बॉन्डेड एटम। लॉन पेयर कितने हैं बेटे, जीरो। तो आपके हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, sp3। लेकिन इस वाले बॉन्ड ने कितने बना रखे हैं, एक दो और एक तीन। तीन के केस में कितनी हो जाएगी, sp2। तो आप कह सकते हैं कि टोटल चार बोरॉन स्ट्रक्चर में है, जिनमें से दो बोरोन ने बनाया है बेटे sp2 और दो बोरोन ने बनाया है बेटे sp3। समझ आ गई बात बेटे, बोरेक्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बोराजाइन,
ठीक है, बोराजाइन बोल लो, ये इसका इसी का दूसरा नाम है बेटे इनऑर्गेनिक बेंजीन। ध्यान इधर हो सकता, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। दिस इज योर ऑर्गेनिक बेंजीन। क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। ठीक है, तो अगर हम बोराजाइन की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होगा B3 सॉरी B3N3H6। ठीक है सर, ठीक है, तो B3N3H6 स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा बेटा? बोरॉन, 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 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ना, बेंजीन जैसा बन गया है ना। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। और बोरॉन भी कितने बनाता है? 3। तो अल्टरनेटिवली लगा देंगे बॉन्ड, है ना। तो स्ट्रक्चर जो है वो किससे मिलता जुलता है? हमारे बेंजीन से, C6H6 से। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। बात समझ आई बेटे? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? श्योर? अब बात करते हैं कि किस तरह से बनेगा। ध्यान से समझिए, बताइए किसके साथ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा? 6 है तो 6 के साथ लगेगा। करेक्ट। B3N3 तो हम बना चुके, और क्या है आपका? H6। ठीक है, तो आप सबके साथ हाइड्रोजन लगाइए। फॉर्मूले पे ध्यान दिए दीजिए जो बना रहे हैं आप। आपको लगा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन H6 भी तो ही थे ना। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट। ये बोरोन है राजे, 1 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिए, बात खत्म। नाइट्रोजन ने भी 1 2 और एक 3 बना लिए थे। ठीक है, लेकिन अगर आपको चौथा बनाना है तो कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट। नाइट्रोजन के पास पता है ना आपको लॉन पेयर होते हैं, तो लॉन पेयर से ये बॉन्ड पेयर, नाइट्रोजन से बोरोन, नाइट्रोजन से बोरोन। क्लियर? तो इस बोरोन की अगर आपको निकालनी हो, कितने बॉन्डेड एटम है? 1 2 और एक 3। बोलो क्या होएगा बोरोन? करेक्ट, बोरोन होएगा आपका sp2। बात समझ आई? नाइट्रोजन क्या होएगा बेटे? बॉन्डेड एटम 1 2 3। बॉन्डेड एटम कितने हैं? 3 ही है, तो नाइट्रोजन भी कितना होगा? sp2। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर चाहे बोरॉन की बात कर लो, चाहे आप नाइट्रोजन की बात कर लो, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दोबारा ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको जरूरत है स्टेरिक नंबर की। स्टेरिक नंबर का मतलब है बॉन्ड एटम प्लस में आपका लॉन पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड एटम का मतलब है बॉन्ड चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल, एक ही गिना जाएगा एटम। जैसे ये बोरोन है, ये वाला ले लो, ये नाइट्रोजन है, तो एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, 3 ही तो जुड़े हुए हैं। तो 3 एटम इससे सराउंडेड है, तो बॉन्ड एटम कितने हो गए? 3। और लोन पेयर क्योंकि इसके पास नहीं बचा, इसने कोऑर्डिनेट बना दिया, तो क्या हो गया आपका वो टोटल लॉन पेयर 0। तो आपका आंसर आ गया 3 प्लस 0। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3। 3 स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडेशन कितनी निकलेगी? sp2। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी C6H6 की और B3N3H6 की। ठीक है, इन दोनों की बात अगर मैं करूं, C6H6 सबसे पहले लेस रिएक्टिव होता है, और ये मोर रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन ये उठता है क्यों? बेटा कार्बन का बॉन्ड कार्बन से है C6H6 में, तो कोई पोलैरिटी नहीं, कोई बॉन्ड नहीं खींचेगा, कोई बॉन्ड देगा नहीं। लेकिन यहाँ पर बोरॉन का बॉन्ड किससे है बेटे? नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन आपको पता है क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बोरॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ आई? ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑर्गेनिक बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो आप बता देंगे कि इनऑर्गेनिक बेंजीन मोर रिएक्टिव है ड्यू टू पोलैरिटी डिफरेंस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स पोलैरिटी है, इसी वजह से इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्लियर है मेरी बात? डन। दूसरी चीज, यहाँ पर जो रिएक्शन है बेटे, डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन है। कैसे? स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, इस पेज पे देखते हैं हम।
तो हम बात कर रहे थे बेटा बेंजीन की, दैट इज C6H6, और इनऑर्गेनिक बेंजीन दैट इज B3N3H6 की। C6H6 जो है वो दोनों कार्बन के बीच में सेम पोलैरिटी है, दोनों कार्बन के बॉन्ड क्या है, सेम है, इसी वजह से वो लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो इनके बीच में पोलैरिटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये ज्यादा रिएक्टिव की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं बेंजीन का, हर कार्बन कनेक्टेड होगा बेटा एक एक हाइड्रोजन से, ये आपको पता ही है। दिस इज योर बेंजीन स्ट्रक्चर। अगर हम बेंजीन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है हम आगे भी पढ़ेंगे, वैसे आपको इस बात का मतलब पता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब आप 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ के आए हैं, एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी, मतलब एक एटम की जगह पे दूसरे एटम को रखना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ के और कोई भी चीज ऐड करना यहाँ पर क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो C6H6 में आसानी से डबल बॉन्ड टूटते नहीं है, बात समझ आई। लेकिन यहाँ पर इजीली एडिशन रिएक्शन हो सकती है। सिंगल को डबल कैसे बना दोगे बेटा, एडिशन का मतलब डबल को टूट के सिंगल बनाना होता है, ठीक है। इजिली एडिशन रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस, ठीक है। एडिशन रिएक्शन यहाँ पर आसानी से हो सकती है। इसमें आपको ये याद रखना है इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरॉन बोरॉन नाइट्रोजन, ये आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पर बॉन्ड तोड़ के यहाँ और यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ के यहाँ और यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो बेटा इन दोनों के बीच का टूटेगा तो इन दोनों पे ऐड होएगा। बात समझ आई। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं दीज आर मोर रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं डाइक्लोरो डेरिवेटिव निकालूं, ध्यान से देखिएगा, डाइक्लोरो डेरिवेटिव ये क्वेश्चन जी मेंस में पूछा गया है। डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटे इससे बनाया गया है। डाई क्लोरो, डाई का मतलब दो, क्लोरो का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, दो क्लोरीन लगाने हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाऊं, आपको पता ही है रिजोनेंस में मैं करा चुकी हूँ, सर्कल आप लगा सकते हैं। तो एक क्लोरीन यहाँ होगा बेटे, ध्यान से देखिएगा तीनों स्ट्रक्चर्स, एक यहाँ है बेटे, एक एक लगा दिया मैंने तीनों में। डाई का मतलब दो, इस पोजीशन पर लगा सकती हूँ बेटे। अब बेटे यहाँ आपने लगा रखा है, उसके साथ वाली पोजीशन ये भी है और ये भी है, तो आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ गए। तो मतलब पोजीशन का नाम होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर भी फर्स्ट सेकंड और ये, बात समझ गए, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ लगा रखा है फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे तो यहाँ लगा दीजिए। अब किस पे लगा सकती हूँ मैं, यहाँ सेकंड पे, क्लियर। तो यहाँ लग जाएगा बेटा ClO, अब यहाँ लगाया, आपने लो कि नहीं, तो एक इस पोजीशन पर लगाया हमने, फर्स्ट पे लग गया, एक हमने सेकंड पोजीशन पे लगाया, तो आप इस पोजीशन पर लगाओ या इस पोजीशन पर लगाओ बात एक ही है। और थर्ड आप ये सिर्फ यहाँ लगा सकते हो Cl, इसके अलावा फोर्थ कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो अगर डाइक्लोरिक डेरिवेटिव में बनाऊं C6H6 के, तो टोटल कितने बनते हैं बेटे, तीन। याद रखना ये जो बिल्कुल पास वाली पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, उससे नेक्स्ट वाले को बोलते हैं बेटे मेटा, और लास्ट वाली को बोलते हैं बेटे पैरा। क्लियर होगी मेरी बात। तो तीन ही पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में, तीन ही पोजीशन होती है जो रिएक्टिव होती है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो ऑर्थो पे भी लगा दिया, सेकंड मेटा पे भी लगा दिया और पैरा पे भी लगा दिया, बात खत्म। इसके अलावा और कहीं नहीं लग सकता। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर बात करूं, ध्यान से देखना,
यहाँ तो लगेगा ही लगेगा बेटे। ठीक है, अब मैं इधर लगाऊं चाहे इधर लगाऊं, बात तो एक ही है। ऑर्थो पे लगा दिया। दूसरा देखिए बेटे, दूसरा मैंने किस पे लगाया बेटे, मेटा पे लगा दिया। क्लियर। तीसरा मैंने किस पे लगाया, पैरा पे। अब यहाँ समझने वाली बात है, चौथा एक और पॉसिबल है, देखिए ध्यान से। यहाँ बोरोन और नाइट्रोजन अल्टरनेटिवली, अगर नाइट्रोजन से शुरू करते तो भी नाइट्रोजन और बोरोन होते अल्टरनेटिव पोजीशन। इसमें तो कोई और चांसेस पॉसिबल नहीं है। इसमें बेटे यहाँ बोरोन है यहाँ नाइट्रोजन है, मतलब आमने सामने लगते तो यहाँ लगा लो तो भी क्या होते, बोरोन और नाइट्रोजन ही आते। यहाँ और यहाँ लगाते तो भी बोरोन और नाइट्रोजन ही आते। आमने सामने तो बोरोन और नाइट्रोजन ही पड़ रहे हैं, तो इसमें भी इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ बेटे बोरोन पे लगा है और दूसरा भी क्या लगा है, बोरोन पे। तो क्या ये एक पॉसिबल नहीं है, देखिए जरा ध्यान से। ये स्ट्रक्चर है बेटे। आपने अगर नाइट्रोजन पे लगा रखा है पहले वाला Cl, तो एक पोजीशन छोड़ के दूसरा नाइट्रोजन पे लगाया जा सकता है। देखो, मेटा पोजीशन मैंने ली, एक पोजीशन छोड़ के मेटा होती है ना। तो यहाँ पर बोरोन पे लगा हुआ है तो यहाँ बोरोन पे लगा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस पोजीशन में मैंने अगर नेटा सॉरी नाइट्रोजन पे लगा दिया, तो एक पोजीशन छोड़ के ये वाली कौन सी होगी, इस नाइट्रोजन के लिए मेटा होगी ना। तो मैं यहाँ ये लगा सकती हूँ। स्ट्रक्चर आगे दोबारा देख लीजिए कौन से बनाए हैं मैंने। अगर मैं क्लोरीन के लिए बात करती हूँ, सॉरी डाइक्लोरो बेंजीन के लिए बात करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बेटे जी, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी। इस केस के अंदर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया सभी में, अभी भी हमने पीछे देखा ही है बेटे। तो एक पोजीशन छोड़ के ये आपकी क्या होगी, ऑर्थो। दो पोजीशन छोड़ के ये भी आपकी मेटा, और थर्ड पोजीशन पर आपका आ गया क्लोरो, दैट इज पैरा। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ देखो बोरोन बोरोन पे आया हुआ है, तो एक पोजीशन ऐसी भी तो बना सकते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे आए। तो अगर मैं डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स की बात करूं किसके लिए, हाँ तो मैंने लगाया कहाँ है इस पे फिर, मैंने कहाँ लगाया, यूज थोड़ी ना किया। मैंने ऑर्गेनिक बेंजीन की अगर मैं बात करूं, बोराजाइन की, तो उसके डाइक्लोरो डेरिवेटिव कितने हो गए बेटे, चार। लेकिन यहाँ पर कितने हैं बेटे, बात समझ आई। ये लास्ट 2011-12 के आसपास जी मेंस में पूछा था कि डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कितने हैं। तो बच्चा ये गड़बड़ी कर रहा था, ऑर्थो मेटा पैरा तो लगा ही रहा था, बट ये अल्टरनेटिव पोजीशन दिमाग में नहीं ला रहा। समझ आ गई बात, जो मिस्टेक आप जनरली करते हो वो क्लियर होगी आपको। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटे, नेक्स्ट मैं आप डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से ग्रेफाइट के बारे में। आपको पता ही एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है।
ये बात आप 10th क्लास में पढ़ चुकी हो कि इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह की शीटेड स्ट्रक्चर होता है बेटे। ठीक है, इस टाइप का शीटेड स्ट्रक्चर होगा। एक लेयर यहाँ होगी, फिर एक लेयर यहाँ होगी, तो दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा, मैं मान रही हूँ एक लेयर यहाँ है बेटे, सर्कल लगा देते हैं बीच में, एक ही बात है। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो कौन सी है बेटे? वंडरवॉल फोर्सेस। कौन सी लग रही है? वंडरवॉल फोर्सेस। बात समझ आई? तो हाँ, पढ़ा रखा है। हेक्सागोनल रिंग्स है। कौन सी है? हेक्सागोनल रिंग्स। आपको अच्छे से दिख ही रहा है। तो हर लेयर में हेक्सागोनल रिंग्स क्या है? प्रॉपर वे में अरेंज्ड होंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई। एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा बेटे? सिंपल कोवलेंट बॉन्ड फोर्स होगा। लेकिन इन दो लेयर्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। हाँ, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देंगे। यहाँ तक समझ आ गई? दोनों के बीच में कौन सी है? वंडरवॉल रिंग्स है। ठीक है, और दोनों की दोनों इस तरह से काम कर रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, ठीक है, और किसका? ग्रेफाइट का। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। क्यों? क्योंकि बेटे एक लेयर ये रही, इसमें हीट पहुंची, दूसरी लेयर उसके नीचे है, यहां से हीट ट्रांसफर कैसे होगी ऊपर वाले से नीचे वाले में? दोनों लेयर के बीच में गैप है। जब दोनों लेयर के बीच में गैप है तो एक लेयर से हीट दूसरी लेयर में ट्रांसफर कैसे हो सकती है? पॉसिबल है? ट्रांसफर ऑफ हीट पॉसिबल नहीं है। बात समझ आई? इसीलिए इस केस के अंदर थर्मली क्या होता है? ये स्टेबल होता है बेटे। थर्मली क्या होता है? ये स्टेबल होता है। बात समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? पक्का? ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एज वी इंक्रीजेस टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दी। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ग्रेफाइट कंडक्टर बन गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जी मेंस के हिसाब का क्वेश्चन निकल रहा है कि ग्रेफाइट कंडक्टर बन गया कब? टेम्परेचर जब इंक्रीज करा, तो उसकी कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में कम होएगी कि ज्यादा होएगी? अब बेटा एक गिलास पानी फ्लो कर रहे हो आप, मैं कह रही हूँ वो स्लोप से यहाँ गिर रहा है, ठीक है, पानी कहाँ गिर रहा है? यहाँ से यहाँ, इस तरह से स्लोप से पानी गिर रहा है। तो बच्चा अगर मैंने इस तरफ स्लोप बना दिया एक और, तो पानी बढ़ जाएगा। जितना इधर जाएगा उसका कुछ परसेंट इधर जाएगा, तो इधर वाले डायरेक्शन में पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पानी इधर वाले डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है, कर रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या हीट, दोनों ही चीजें मैं बोल रही हूँ, क्या कर जाएंगी? डिक्रीज कर जाएंगी। और इस वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बेटा? दोनों ही चीजें इंक्रीज कर जाएंगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो डायरेक्शनल कंसेप्ट आपको समझ आ गया? तो पर्टिकुलर वैसे तो आपकी दो लेयर्स के बीच में थर्मली अनस्टेबिलिटी होती है हमेशा, कि मतलब एक लेयर से टेम्परेचर दूसरी लेयर में कभी भी नहीं पहुंच पाता। इसीलिए कंडक्टिविटी क्या होती है इसकी, ग्रेफाइट की क्या होती है? कौन सी? थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? बिल्कुल जीरो होती है, ना के बराबर होती है। ये टेम्परेचर को एक दूसरे लेयर तक नहीं जाने देते, इसीलिए इसको यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। जो मशीन्स हैं आपकी, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं, हाई टेम्परेचर मशीन मतलब मशीनें चल रही हैं बेटे, चलते चलते बहुत गर्म हो जाती हैं, तो वहां उस केस में अगर आप ग्रीस का इस्तेमाल करोगे तो ग्रीस तो पिघल जाएगी लगाते, क्योंकि मशीनें गर्म हो जानी है थोड़ी देर में। तो उस केस में हम ग्रीस का इस्तेमाल ना करके हम क्या करते हैं बेटे? ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आई?
क्योंकि ग्रेफाइट पाउडर बहुत ही ज्यादा सिल्की से टच का होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, सोपी टच बोलते हैं इसे हम। क्यों? अगर इस बात का हम क्वेश्चन उठे कि क्यों सोपी टच क्यों होता है, तो बेटा एक लेयर दूसरी लेयर्स एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे पे आसानी से फिसल सकती है। बात समझ आई? इसीलिए ये क्या है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्टी टच का होता है। और इसके पाउडर को हम हाई टेम्परेचर मशीन में यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट, ताकि टेम्परेचर बढ़ने पर भी ये पिघले नहीं। बात समझ आ गई बेटे? तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसी रीजन की वजह से मशीनों को के हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर पाता है। और बैड कंडक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड होगा कि गुड होगा, बताओ ना। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है कि गुड कंडक्टर है? नहीं है, सोच लो अभी भी। गुड ग्रेफाइट, कंडक्टर है। अगर ग्रेफाइट बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप लोगों ने सेल देखे हैं कभी, जो बड़ी घड़ियों में सेल आते हैं, उसमें बीच में वो काली रोड देखी है, जब सेल को फोड़ोगे तो उसको देखना अंदर एक ब्लैक रोड होती है, वो ग्रेफाइट का होता है। अगर ये बैड कंडक्टर होता इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता, तो उस सेल में उसको यूज क्यों करते? तो याद रखना, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आई मेरी? और यही तो मैंने यहाँ समझाया है कि एक डायरेक्शन में करंट की इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक लेयर से जंप होके अगर दूसरे में आ भी रहे हैं, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां जा रहे थे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। समझ आई बात यहाँ तक? कोई डाउट है बेटे? नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आपके किसकी, फुलरेंस की। ये सब पढ़ के आए हैं आप, है ना? फुलरीन, फुलरीन, फुलरीन ही है जिसे हम बोलते हैं फुटबॉल लाइक, या इसका दूसरा नाम है बकी बॉल, बकी बॉल, ठीक है? या इसे हम बोलते हैं बक मिनिस्टर। यस, 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है? इसको बकी बॉल भी इसी को बोलते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर भी इसी को बोलते हैं। तो ये जो होते हैं फुलरीन, ये बेटे मैन मेड होते हैं, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दीज ऑल आर मैन मेड, मतलब सिंथेटिक है बेटे, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में C60 ले लूँ, C24 ले लूँ, C48 ले लूँ, एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्वाइंट होते हैं, ठीक है? तो अगर हम फुलरीन को पढ़ रहे हैं, हमने बेसिक हम उन्हीं को एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं हमारे, जो sp क्या है, 2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इस तरह से 5 रिंग कार्बन होता है, और उसके चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में 6 रिंग कार्बन जोड़ा होता है, इस तरह से। क्लियर है बेटे? ठीक है। ठीक है, अल्टरनेटिव लगाना होता है, जैसे यहाँ बॉन्ड मैंने लगा दिया, यहाँ डबल हो गया ना बेटे, यहाँ डबल हो गया, तो यहाँ और यहाँ तो आएगा नहीं, नेक्स्ट यहाँ आएगा, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ। बात समझे? ठीक है, तो इस तरह से बेटा इनको हम बोलते हैं 6 कार्बन रिंग है, तो 6 कार्बन रिंग को क्या बोलते हो आप? करेक्ट, हेक्सागन। और ये बीच में है बेटा 5 कार्बन रिंग, इसको क्या बोलते हो? पेंटागन। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेंटागन जो रिंग है, ये पेंटागन है बेटे, ये सिर्फ किससे कनेक्टेड है, इसके चारों तरफ डायरेक्शन में कौन है? हेक्सागन। बात समझ आई? लेकिन हेक्सागन किससे कनेक्टेड होगी? हेक्सागन से भी और पेंटागन से भी, दोनों से। दिस इज इंपॉर्टेंट। पेंटागन्स की बात करूं तो मैं, वो कनेक्ट होंगे सिर्फ किससे बेटे? हेक्सागन से। दिख रहे हैं आपको ये बात? तो फुटबॉल को अपने दिमाग में ले आओ, वो फुटबॉल के खाने जो होते हैं ना, वो एक बार दिमाग में पिक्चर क्लियर करो, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन हेक्सागन्स किससे कनेक्टेड होगा बेटे? पेंटागन से भी एंड हेक्सागन से भी, बहुत, दोनों से कनेक्टेड होगा बेटे। कोई डाउट बेटे? क्लियर होगी बात यहाँ पर? अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? ठीक है, कैसी होगी भाई? कहीं पर डबल दिख रहा है, कहीं पर सिंगल दिख रहा है, बट रिजोनेंस पॉसिबल
नहीं है, कहीं पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो या तो यहाँ पर या तो क्या, एक तो सिंगल बॉन्ड होगी कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे क्या होगी बेटे, डबल बॉन्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फुलरीन के अंदर बॉन्ड लेंथ की टाइप क्या है, तो आप कहेंगे सिंगल एज वेल एज डबल। बात समझ आई बेटे? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। C60 का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, कई बार पूछा है जेई मेंस ने। C60 के अंदर 12 तो पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं, याद रखना। क्या होते हैं बेटे? 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागन। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कोई डाउट? अगर मैं देखूं कि एक कार्बन कितने से कनेक्टेड है, C60 का मतलब 60 कार्बन जुड़ के बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेटवर्क इस तरह से बना होगा कि फुटबॉल की तरह शेप आए, गोल शेप। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब्स की तरह भी शेप हो सकती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर ईच कार्बन क्या है बेटे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर कार्बन 3 से कनेक्टेड है, 1 2 3। हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटे, sp2। डाउट बच्चा? और sp2 में शेप क्या होती है, डायगोनल। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं बेटे एग्जांपल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल में कुछ ऐसे हैं जो आप अपने आप करेंगे, जैसे मैंने CH4 आप लोगों को करवा दिया है, H H H H। एंगल बेटे 109 डिग्री 28 सेकेंड्स, है ना। दूसरा मैंने आपको कराया है कौन सा बेटे, NH3। डन। तीसरा मैंने आपको कौन सा कराया बेटे, वाटर। तो ऑल थ्री आर कौन से हैं बेटे, sp3, ये भी कौन सा है, sp3, ये भी कौन सा है, sp3। बट यहाँ पर शेप क्या है बेटे, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर शेप क्या है, करेक्ट, ट्राइगोनल पिरामिडल। ऊपर पिरामिड भी तो नजर आ रहा है। ये कौन सी है, वी शेप या बैंड शेप या एंगुलर, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है बड़े एडिशन में, कि थोड़ा सा भी अगर स्ट्रक्चर बदला तो आपकी शेप भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बात करते हैं फोर्थ। तो लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर से ट्राइगोनल पिरामिड तो बनेगा। NH4 पॉजिटिव बोल दिया बेटे मैंने। अगर मैंने NH4 पॉजिटिव बोला है, NH3 तो आपने देख ही लिया, यहाँ पर लॉन पेयर था। लॉन पेयर क्या बना देगा, H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। डन। तो कितने हो गए, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से सराउंडेड है, कितने एटम, 1 2 3 4। स्टेरिक नंबर कितना आ गया बेटे, 4, क्योंकि लॉन पेयर कितना है, 0। तो आपकी क्या हो जाएगी, sp3। शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिड। बात समझ आ गई? कोई डाउट है यहाँ तक? ट्राइगोनल पिरामिड होगी, बताना जरा। चार बॉन्ड में शेप क्या होती है, क्या कहीं पर लॉन पेयर नजर आ रहा है? चार बॉन्ड में शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। थोड़ा सा फोकस करो भाई। शेप तो बदलेगी बदलेगी, कहीं पर बॉन्ड अगर बदल रहा है, लॉन पेयर वगैरह कुछ बदल रहा है तो शेप तो बदलेगी। मैंने बोल दिया H3O पॉजिटिव। ध्यान दीजिए अब, ऑक्सीजन है बेटे, दो लोन पेयर थे, पहले सिंपल बनाएंगे। दो लोन पेयर थे, दो में से एक ने कोऑर्डिनेट बनाया H पॉजिटिव के साथ। कितने बॉन्ड आ गए हैं, बॉन्डेड एटम कितने हैं, 3। लॉन पेयर कितना है, 1। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3 + 1 4, sp3। ये बात तो क्लियर है। शेप क्या आएगी, करेक्ट, ट्राइगोनल। यही दे फोकस रखना है बस एकदम से यहाँ पे, कि अगर आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर का नंबर बदलता है तो शेप ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। बात समझ आई? जेई मींस का नेक्स्ट क्वेश्चन 2015। जेई मींस ने पूछा कि NH3 और BF3 को मिलाया है उसने 1:1 में। उसने बोला कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मिक्सचर। अलग अलग अगर हम देखें,
ये बेटे 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 का केस मतलब sp2, स्टेरिक नंबर 4 का केस मतलब sp3। ठीक है, लेकिन आपको मैंने कोऑर्डिनेट बता रखा है, ये कोऑर्डिनेट बना लेगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी है ना इलेक्ट्रॉन की। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं। क्लियर? अब इसके भी साथ कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, sp3। इसके साथ भी कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, कितने हो गए, sp3। तो मिक्सचर की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। बात समझ आई? आसानी से बता दोगे ना, तो कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में डायमंड के बारे में। ये सब आगे भी आने वाले हैं, दोबारा मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, यहीं पर सब कुछ कर रहे हैं। कार्बन ने क्या बना रखा है बेटे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रखा है विद ऑल अदर कार्बन पेयर्ड। इस तरह से हर कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 4 से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटे क्या, 3D नेटवर्क ऑफ कोवलेंट। बात समझ आई? कोवलेंट जाल फंसा हुआ है एक दूसरे के अंदर, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। हार्डेस्ट मटेरियल होगा, आसानी से प्रेस नहीं होगा, हार्ड होगा बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन वहां पर ग्रेफाइट के केस में होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। स्ट्रक्चर मिलके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल। इसीलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। अगर मैं पूछूं ईच कार्बन कितने से सराउंडेड है, 1 2 3 4 5, कितने से, ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी कार्बन्स, 4 से। तो हर एक कार्बन कितने से सराउंडेड होगा, 4 से। ये बात याद रखना, ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन। तो 4 कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बेटे, sp3। एनी डाउट बेटे, क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, किस टाइप की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है, क्या कोई फ्री डबल डुबल कुछ दिख रहा है, नहीं, ऑल आर सिंगल बॉन्ड। किस टाइप की प्रेजेंट है बेटे, सिंगल टाइप की, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है, दैट इज ओनली सिंगल बॉन्ड टाइप। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, रीजन बोलो बेटे, कौन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बताओ। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बेटे। ग्रेफाइट की लेयर्स में गैप था, एक लेयर से दूसरी लेयर तक हीट नहीं जा रही थी, ये तो जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से इस कार्बन तक आसानी से चली जाएगी। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता इसके पास, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता, आसानी से पास कर देता। बात समझ आई? ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल नहीं है, यहां से आसानी से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल नहीं है क्योंकि दो लेयर्स के बीच में गैप नहीं है यहाँ पर। बात समझ आई मेरी, क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैं अगर आपसे पूछूं कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों में से थर्मोडायनेमिकली कौन सा स्टेबल है, ग्रेफाइट, क्योंकि वो हीट को ट्रांजिस्ट नहीं करता, हीट को पास ही नहीं कर रहा वो, तो वो स्टेबल होगा। ये तो हीट देते हिल जाएगा, या नहीं हिलेगा, हिलेगा क्यों नहीं भाई, आसानी से ऐसे पास कर जाएगा। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। गलत बात मत बोलो अगर नहीं पता तो, बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी तो आयंस और इलेक्ट्रॉन से ही होती है। अगर इसके चारों के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अगर इसके यूज हुए पड़े हैं, तो क्या इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है या ले सकता है, नहीं। बात समझ आई मेरी, क्लियर है? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा ये, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट
गुड कंडक्टर ऑफ किसके होगा बेटे? हीट का गुड कंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से एटम्स जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे एटम्स पर हीट का पास करना क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटे? क्लियर है? इवन हम ये भी बोलते हैं कि डायमंड, ऐसे लिख लो, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इसको हीट दे दोगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस बना दोगे ग्रेफाइट को, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू। क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं है भाई? अगर आपसे कोई भी पूछे कि ग्रेफाइट एंड डायमंड आर इन इक्विलिब्रियम, तो दैट प्रोसेस विल बी कौन सी होगी बेटे? एंडोथर्मिक। क्यों होगी? अब ये चीज समझ लो, क्योंकि इसको चाहिए, डायमंड को हीट चाहिए, तो वो तो खींचेगा, तो ऑटोमेटिकली ये एंडोथर्मिक हो जाएगी। एंडो का मतलब क्या होता है? लेना। बात समझ के? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नेक्स्ट है बेटे कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। आज इसके कंप्लीट के नोट्स बना लेना, मतलब एक दो दिन लगा के कंप्लीट कर लेना। फॉस्फोरस के कंपाउंड में सबसे पहले फोर करवा रही हूँ बच्चा, P4। P4 में आपको याद रखना है काइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे काइट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिख रहा है आपको काइट लाइक स्ट्रक्चर? एंगल बिटवीन द एटम विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बहुत कम होता है, तो यहाँ पर आपको पता है, देखो रिपल्शन रहेगी रहेगी, लॉन पेयर से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फॉस्फोरस के पास। तो अगर मैं कहूँ हाउ मेनी लॉन पेयर्स आर देयर, 4, तो लॉन पेयर कितने हैं टोटल? टोटल की बात हो रही है यहाँ, ठीक है? अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, सिर्फ इससे नहीं, आगे में कुछ आइटम्स करानी उनसे। हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर देयर, तो कितने पीपी बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 और एक 6। तो पीपी बॉन्ड्स कितने हैं बेटे? तो ये नहीं है कि आप अगर एक नंबर मतलब क्या बोलते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए बना के देखने वाले हो। आपको कैसे होना चाहिए मालूम? बात समझ आ गई? तो 60 डिग्री की वजह से एंगुलर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी बेटे। बात समझ आई मेरी? 60 डिग्री की वजह से एंगुलर रिपल्शन बिटवीन द एटम्स क्या होगी? ज्यादा, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी? करेक्ट। और रिएक्टिविटी क्या होगी? अगर स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जल्दी रिएक्ट कर जाएगी। बात समझ आई? इसीलिए फॉस्फोरस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने लग जाता है और P4O10 बना देता है ऑटोमेटिकली। अब एक बात ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ तुम्हें। आदमियों की, जानवरों की हड्डियां जलती है ना, तो वो चमकती है रात को। रीजन क्या होता है पहले नहीं पता था लोगों को, बट अब सबको पता होना चाहिए आप लोगों को भी। वो हड्डियां इसलिए चमकती हैं क्योंकि जो बॉन एज होता है, मतलब हड्डियों का जो राख होता है, उसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस तो ऑक्सीजन से करके क्या बनाएगा? P4O10। और इसकी प्रॉपर्टी है ये फॉस्फोरेसेंट कंपाउंड है, जो चमकदार होते हैं ना, जो चमकते हैं, वो वाला कंपाउंड है ये। तो ये बात याद रखना। क्लियर होगी बात? कोई डाउट तो नहीं है? तो फॉस्फोरस हमेशा ही चमकदार होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, इसीलिए हड्डियों का चूरा चमकता है। ठीक है? उसमें कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, मतलब पहले वाले बंदे समझते थे भाई। समझ आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? टोटल अगर फॉस्फोरस की मैं टाइप बताऊं, तो टोटल फॉस्फोरस मेरा 3 तरह का होता है बेटे। व्हाइट, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, P4। दूसरा होता है बेटे रेड, और थर्ड वन इज ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट आपका नेचुरली मिलता है सिर्फ, बहुत रिएक्टिव होता है। व्हाइट से ही रेड बनता है और आगे ब्लैक बना सकते हो। रेड के केस में कुछ इस तरह का हो जाता है बेटे। काइट लाइक ही दिख रहा है सबको? दिख रहा है? एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। डन। ये आपस में इधर से कनेक्टेड होते हैं, बीच में वो जो बॉन्ड था ना, जिसकी वजह से काइट बहुत पास पास आ रही थी और एंगल कितने का बन रहा था? 60 डिग्री का। वो खत्म हो जाता है बेटे, ये वाला बॉन्ड टूट के ये साइड में जुड़ जाते हैं ऐसे। बात समझ गए? जिसकी वजह से आसानी से ये ऐसे खींचता नहीं है और एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। क्लियर? तो रिएक्टिवनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो
रिएक्टिविटी का ऑर्डर व्हाइट सबसे ज्यादा, रेड उससे कम, ब्लैक सबसे कम। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ब्लैक सबसे ज्यादा स्टेबल, रेड उससे कम, व्हाइट सबसे कम। कोई डाउट बेटे? दूसरी चीज एक और बात है, व्हाइट फॉस्फोरस अकेला ऐसा है जो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा बेटे और क्या बना देगा, NaH2PO2 प्लस में साथ में क्या निकालेगा, PH3, दैट इज फॉस्फीन गैस। इसे भी आप आगे पढ़ने वाले हैं। बात समझ आई बेटे? सिर्फ व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करता है, रेड ब्लैक रिएक्ट नहीं। क्लियर है मेरी बात? रेड ब्लैक यूज किस चीज के लिए? आगे बहुत